वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 12वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अगस्त महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल IAC-1 विक्रांत के बारे में है। यहाँ पर IAC का फुल फॉर्म है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। ये हमारा पहला है, दैट्स वाई 1 नाम दिया गया है INS विक्रांत। इसने अपने सी ट्रायल स्टार्ट किए हैं। अभी ये नेवी को मिला नहीं है, हम टेस्ट कर रहे हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ऑलमोस्ट रेडी है, ये लास्ट फेज के ट्रायल्स हैं। IAC-1 विक्रांत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको इस लिस्ट को देखने के बाद अंदाजा लग जाएगा। दुनिया में कौन से देश के पास कितनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं? यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे है विद 11। इसके बाद सभी देशों के पास यूजुअली या तो 2 या फिर 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। इनमें चाइना के पास 2 है, इटली के पास 2 है और यूके के पास 2 है। इंडिया का जब ये विक्रांत कमीशन हो जाएगा तो इंडिया के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, जिसके पास अभी केवल 1 ही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास ऑलरेडी 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं कि उसका नाम क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। इसके बाद हमारा INS विक्रांत भी सर्विस में आ जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 2022 के सेकेंड हाफ में ये नेवी को मिल जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर में। INS विक्रांत नाम का एक और वॉरशिप हमारे पास हुआ करता था, जिसे 1971 के वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसे 1998 में डीकमीशन कर दिया गया था। उसी की याद में हमने इसका नाम भी विक्रांत रखा। वो एक्चुअली में हमने ब्रिटेन से खरीदा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो उसे बना रहे थे, लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो वो इनकम्प्लीट रह गया। तो हमने उसे ब्रिटेन से खरीद के कंप्लीट कर लिया था और काफी लंबे समय तक हमने उसे यूज किया था। 1971 के वॉर में उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अभी जो हमारा INS विक्रांत है, IAC-1 विक्रांत, इसे डिजाइन किया गया है डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा और तैयार किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कुछ स्पेसिफिकेशन देखना चाहें तो इसकी हाइट 59 मीटर है, इसकी लंबाई 262 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो 62 मीटर है। यहां पर 14 डेक्स मिलेंगे जहां पर कोई भी ऑपरेशंस किए जा सकते हैं और इसका वेट 40,000 टन है। इस कैरियर पर 1700 क्रू काम कर सकता है और 2300 कंपार्टमेंट है। इसकी टॉप स्पीड 28 नॉट है, मतलब ये मैक्सिमम स्पीड है। यूजुअली ये 18 नॉट की स्पीड से रन करेगा और 7500 नॉटिकल माइल्स तक ये बिना रुके ऑपरेशन कर सकता है, मतलब इसे रिफ्यूलिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो काफी स्ट्रांग है ये। यहां पर आपने देख ही लिया है, यहां पर कुछ फंक्शंस बताए गए हैं। ये इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा और काफी कॉम्प्लेक्स वॉरशिप है। इसमें बहुत ज्यादा ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया गया है, मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है, हाई क्वालिटी के नेविगेशन और सर्वाइवेबिलिटी भी यूज की गई है। कठिन कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट IAC-1 विक्रांत। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP के बारे में है। ITBP ने 2 महिला ऑफिसर को कमीशन किया है कॉम्बैट में। देखिए, ऑफिशियल वर्क में वो काफी लंबे समय से हैं, लेकिन उन्हें कॉम्बैट के लिए नहीं भेजा जाता था। अब उन्हें कॉम्बैट के लिए भी कमीशन कर दिया गया है। प्रकृति और दीक्षा इनका नाम है। जो ITBP है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करती है। और भी कई सारी फोर्सेस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करती हैं। 2000 असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG और सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB। ITBP को 24 अक्टूबर 1962 को तैयार किया गया था इंडिया चाइना वॉर के दौरान, ताकि बॉर्डर एरिया को गार्ड किया जा सके। ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। एंटी नेशनल ऑपरेशंस में भी ये इन्वॉल्व रहते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं। ITBP को जब बनाया गया था तो सहारा लिया गया था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949 का। बाद में इसके लिए 1992 में एक कानून लाया गया पार्लियामेंट में, जिसके बाद इसके रूल्स फ्रेम किए गए 1994 में। जायद तलवार 2021 इंडियन नेवी ने पार्ट लिया है बायलैटरल एक्सरसाइज में, जो कि इंडियन नेवी और UAE की जो नेवी है उसके बीच में रहा। अबू धाबी के कोस्ट पर यह एक्सरसाइज हुई। ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडियन और UAE की नेवी के बीच में। मतलब साफ है, दोनों नेवीज आपस में अच्छे से कोऑपरेट कर सकें, इसीलिए एक्सरसाइज की जाती है। इंडिया ने अपनी ओर से INS कोची और 2 सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर्स यहां पर भेजे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अल मुहेद अल हिंदी 2021 के बारे में है। यह फॉर द फर्स्ट टाइम होने वाली नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई है। पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है।
पर्पस यही है कि दोनों ही कंट्रीज आपस में अपने नेवल पावर के साथ अच्छे से कोऑपरेट कर सके। फीचर्स में दोनों ही कंट्रीज ने अपने सोर और सी बेस्ड ड्रिल्स परफॉर्म किए। दोनों नेवीज में ने आपस में मिलकर इंडिया ने अपनी ओर से आईएनएस कोची को इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गजनवी मिसाइल के बारे में है। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे इन्होंने नाम दिया है गजनवी। देखिए, गजनवी एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है इंडिया में, जिसने इंडिया को लूटने के दृष्टिकोण से कई बार अटैक किया। तो आप बताइए कि इसने कब से कब इंडिया को अटैक किया और कितनी बार अटैक किया। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गजनवी मिसाइल की बात कर लेते हैं। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पाकिस्तान की जो एंटिटी है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स उसने डेवलप किया है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 290 से 320 किलोमीटर है। इसके पहले का जो वर्जन था वो पाकिस्तान की आर्मी के स्ट्रेटेजिक कमांड को 2004 में मिल गया था। इसके पहले इन्होंने शाहीन 3, बाबर क्रूज मिसाइल और फतेह 1 भी लॉन्च किया था। देखिए, चूंकि एनवीटी है हमारी पाकिस्तान के साथ और एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट भी हमें रहता है, तो उनके पास कौन से हथियार हैं उसकी थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें जरूर से रहनी ही चाहिए। बात अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की करें तो ये रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम है, जहां पे हम बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं पेलोड को डिलीवर करने के लिए। लाइक कुछ इस तरीके से ट्रेजेक्ट्री होती है, प्री स्पेसिफाइड टारगेट होता है जिसे ये हिट कर देते हैं। ये कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोजिव्स भी ले जा सकते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर म्यूनिशंस भी कैरी कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन ICOC, जिसे आज आप हेग कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन HCOC के नाम से पुकारते हैं। ये एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव है जो प्रयास करता है कि दुनिया भर में बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रसार को कम किया जाए, उनके इस्तेमाल को कम किया जाए। इंडिया इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। MTCR की बात करते हैं तो MTCR को 1987 में स्टैब्लिश किया गया था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये भी बैलिस्टिक मिसाइल और बाकी के अनमैन डिलीवरी सिस्टम्स को लिमिट करने की कोशिश करता है, जिनके जरिए केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर अटैक्स किए जा सकते हैं। इंडिया ने भी MTCR को ज्वाइन कर लिया है। इंडिया के पास भी कई प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लाइक अग्निपीड मिसाइल, शौर्य मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल और धनुष। देखिए, यूपीएससी ने 2018 में ये प्रश्न पूछा था थार्ड के बारे में। इससे ये स्पष्ट है कि यूपीएससी आपसे सिर्फ इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में सवाल करे, ये जरूरी नहीं। वो दूसरे देशों का भी जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में आपसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे इसका जवाब है एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सैनिक स्कूल्स के बारे में है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया है कि सभी सैनिक स्कूल्स अब गर्ल्स के लिए ओपन कर दिए जाएंगे, वो खुद को वहां पे एनरोल कर सकती हैं। इसके पहले सामान्य प्रचलन नहीं हुआ करता था कि सैनिक स्कूल्स में केवल बॉयज जाया करते थे, गर्ल्स नहीं। यद्यपि इसके पहले अभी 2019 के अक्टूबर में मिजोरम के जो सैनिक स्कूल्स हैं वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गर्ल्स को एडमिट करना शुरू किया गया था, लेकिन अभी सभी सैनिक स्कूल्स को ओपन कर दिया गया है। सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा इन सैनिक स्कूल्स को रन किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करते हैं। उद्देश्य यह है कि स्टूडेंट्स को इस तरीके से तैयार करना उनके अर्ली एज में ही कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें। VK कृष्णा मेनन जो थे, जिन्होंने 1961 में सैनिक स्कूल्स का जो प्लान था उसे कंसीव किया था, उसके बाद इन स्कूल्स को बनाया जाने लगा। सैनिक स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एंट्री दी जाती है एक एनुअल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे, और मिडिल स्कूल लेवल पर उन्हें इंडक्ट किया जाता है। वर्तमान में भारत में 33 सैनिक स्कूल रन कर रहे हैं। 2021-22 के बजट में यह कहा गया था कि हम NGO, प्राइवेट स्कूल्स और स्टेट्स के साथ मिलकर 100 नए सैनिक स्कूल्स बनाएंगे। तो ये सारी बातें सैनिक स्कूल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रा स्कीम के बारे में है। डोमेस्टिक डिफेंस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को लॉन्च किया है। उद्देश्य यह है कि जब भी आप कोई डिफेंस के इक्विपमेंट बनाते हैं तो उसके लिए आपको बढ़िया टेस्टिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसी उद्देश्य से 2020 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इंडिया में डोमेस्टिक डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करें। 6 से 8 ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करें। ग्रीनफील्ड होने का मतलब ये है नया, मतलब नहीं पहले से कुछ है उसको और डेवलप कर लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नया बनाएंगे, जो डिफेंस और एरोस्पेस रिलेटेड प्रोडक्शन के लिए काफी जरूरी होता है। यह स्कीम 5 सालों के लिए होगी। 4000 करोड़ का खर्च सरकार इस पर करने के लिए प्लान बना चुकी है। स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं हम, इंडस्ट्रीज के साथ इसमें पार्टनरशिप होगी हमारी। इस पूरे प्रोजेक्ट जो भी बनाए जाएंगे इंफ्रा डेवलप करने के तौर पे 75% खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट इन एड के फॉर्म में देगी। 25% स्पेशल पर्पस व्हीकल जो इन
इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए बनाए जाएंगे उन्हें वहन करना होगा। इसका हिस्सा होंगी कुछ प्राइवेट एंटिटीज और स्टेट गवर्नमेंट्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी आर्टिकल यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म के बारे में है। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है यूनाइट अफेयर प्लेटफॉर्म के लॉन्च को। इसे किसने लॉन्च किया है? देखिए, एक तो इंडिया है जिसने इसे लॉन्च किया है। इंडिया की पार्टनरशिप रही है इसके दौरान यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। देखिए, जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं उनका काम होता है अगर दुनिया में कहीं कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है तो कॉन्फ्लिक्ट से पीस की ओर जो ट्रांजिशन होता है ये उसमें मदद करते हैं। और जब पीस कीपिंग फोर्सेस को तैयार किया जाता है तो यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट इसके लिए वर्क करता है कि किन देशों से फोर्सेस को कलेक्ट किया जाएगा, उन्हें किस रीजन में भेजा जाएगा। तो ये काम तो यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस करता है। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। जब ये पीस कीपिंग फोर्सेस किसी फ्रंट पे चली जाती हैं, वहां पर जो भी आर्मीज हैं या फिर कॉमन सिविलियंस हैं उनको असिस्टेंस देने के लिए, तो उन्हें ऑपरेशनल सपोर्ट चाहिए होता है। वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का हो सकता है, रसद का हो सकता है, खाने पीने की चीज़ों का हो सकता है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट देखता है। तो ये दोनों ही बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। अब ये यूनाइट अवेयर का उद्देश्य क्या है? देखिए, इट इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। मतलब जब भी पीस कीपिंग फोर्सेस कहीं पर जाएंगी तो हम उन्हें मॉडर्न तरीके से सर्विलांस करते रहेंगे। सो ये एक मॉडर्न सर्विलांस टेक्नोलॉजी होगी जो रियल टाइम थ्रेट को एनालाइज करेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पीस कीपिंग फोर्सेस कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन में जाते हैं और पीस की ओर जो कदम है उसमें मदद करते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें भी खतरा होता है। तो उन्हें जो थ्रेट है उसे एनालाइज करना और उसकी जानकारी देना पीस कीपर्स को, ये काम करेगा ये प्लेटफॉर्म। डिप्लॉयमेंट। देखिए, जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो कई सारी जगहों पर डिप्लॉयड हैं। इनिशियली ये जो प्लेटफॉर्म है वो 4 पीस कीपिंग मिशन पर डिप्लॉय किया जाएगा। एक तो होगा मिनुस्मा जो कि माली में चल रहा है, दूसरा यूएनमिस साउथ सूडान में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, यूएनएफआईसीवाईपी जो साइप्रस में चल रहा है, और एमिसोम जो सोमालिया में चल रहा है। तो कई सारे देशों में पीस कीपिंग फोर्सेस हैं। ये इन 4 देशों में डिप्लॉय किया जाएगा थ्रेट असेसमेंट के लिए। इंडिया ने इस प्लेटफॉर्म के लिए $1.64 मिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर टेक्नोलॉजी इन पीस कीपिंग इनिशिएटिव के बारे में। देखिए, जो इनिशिएटिव है इसे 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट जो है उसी के द्वारा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इंश्योर कर सकें पीस कीपिंग फोर्सेस का। इनोवेटिव अप्रोच और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम ग्लोबल ऑपरेशंस को और बेहतर बना सकें। अगर हम यूएन पीस कीपिंग की बात करें तो देखिए, ये एक ज्वाइंट एफर्ट होता है पीस कीपिंग का। इसमें एक तो डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस इन्वॉल्व होता है और दूसरा यूएन डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट इन्वॉल्व होता है। ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं। इनका काम यही होता है कि ट्रूप्स एंड पुलिस को डिप्लॉय करना दुनिया भर के अलग अलग रीजन्स में जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, और जो यूनाइटेड नेशंस के या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मैंडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना, जिसमें जनरल असेंबली भी इन्वॉल्व हो जाएगी। ये अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है तो कॉन्फ्लिक्ट से पीस की ओर ट्रांजिशन में मदद करते हैं। इन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जिम्मेदारी ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी यूएन मेंबर स्टेट्स की। लीगल ऑब्लिगेशन, यूएन चार्टर के मुताबिक हर मेंबर स्टेट लीगली ऑब्लाइज्ड है कि वो पीस कीपिंग में जो भी उसका शेयर होता है उसे जरूर से पे करे। कल डीआरडीओ के चैफ टेक्नोलॉजी के बारे में है, जिसका इस्तेमाल जेट्स को सेफगार्ड करने के लिए किया जाता है, यानी कि बचाने के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी चैफ मटेरियल जो कि काफ़ी एडवांस है उसे डेवलप किया है, या आप उसे चैफ कार्टेज भी बोल सकते हैं। ऐसा करते वक्त उन्होंने कोलैबोरेट किया जो उनका हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है पुणे में, उसके साथ। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है, जब भी कोई फाइटर जेट उड़ रहा होता है तो उसे दुश्मन से 2 तरीके के खतरे होते हैं, क्योंकि उन्हें गाइडेड मिसाइल्स से हिट किया जा सकता है। अब गाइडेड मिसाइल्स कैसे हिट करती हैं एक फाइटर जेट को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तरीका होता है कि वो इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर लेते हैं, जो कि फाइटर जेट से एसोसिएटेड होता है। आसान भाषा में कहूं तो वो फाइटर जेट के हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट कर लेते हैं, और आसान भाषा में कहें तो जो गर्मी फाइटर जेट निकालता है अपने इंजन से या बाकी के पार्ट से, वो उसे डिटेक्ट करके उसका पीछा करके उसे मार देते हैं। अब अगर कोई गाइडेड मिसाइल किसी फाइटर जेट के इंफ्रारेड या फिर हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करके उसका पीछा कर रहा है तो उससे बचने का एक तरीका होता है। इन दैट केस वो फाइटर जेट मल्टीपल फ्लेयर्स छिड़क देता है। अब वो जो फ्लेयर्स होते हैं वो एक
डिफरेंट हीट सिग्नेचर क्रिएट कर देते हैं और जो गाइडेड मिसाइल होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि उसे हिट कहाँ करना है और मिसफायर हो जाती है। ये तो एक खतरा और उससे बचने का तरीका हुआ। दूसरा खतरा होता है जो ज़्यादा सीरियस है। कई बार फाइटर जेट्स को जो दुश्मन होता है वो रडार से डिटेक्ट कर रहा होता है और ऐसा करते वक्त वो उस फाइटर जेट की रेडियो फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अब उस रेडियो फ्रिक्वेंसी के डिटेक्शन से बचने का भी एक तरीका होता है। इससे बचने के लिए फाइटर जेट्स में कई सारे कार्ट्रिजेस में चैफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे कार्ट्रिजेस होते हैं जिसमें चैफ का जो मटेरियल होता है उसे कलेक्ट करके रखा जाता है। अभी मटेरियल क्या होता है जो इसके अंदर होता है? एक्चुअली में ये एल्यूमिनियम या फिर जिंक कोटेड ग्लास के फाइबर्स होते हैं, और आसान भाषा में बात करें तो कांच से बने हुए रेसे जिन पर एल्यूमिनियम या जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। जब हमें पता चलता है कि कोई एक दुश्मन की गाइडेड मिसाइल हमें टारगेट कर रही है और वो ऐसा करते वक्त रेडियो फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट कर रही है, तो इस चैफ को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ये एटमॉस्फेयर में जाते ही जो ये फाइबर्स होते हैं ये बिखर जाते हैं और एक क्लाउड तैयार कर लेते हैं जिसे आप चैफ क्लाउड बोल सकते हैं। ये क्लाउड जो फाइटर जेट की रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसे मिमिक कर लेते हैं, यानी कि कॉपी कर लेते हैं। इससे जो मिसाइल होती है ये कंफ्यूज हो जाती है कि ये एयरप्लेन यहां पर है या फिर यहां पर, और ये मिसफायर कर जाती है। कई बार कई सारे मल्टीपल चाफ छोड़े जाते हैं। अब देखिए, चूंकि चाफ जब भी प्लेन से निकलेगा तो स्टैटिक हो जाएगा, जबकि प्लेन तो आगे बढ़ रहा होगा। इससे बचने के लिए थोड़े एडवांस चाफ इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि क्लाउड तैयार करने के बाद मूवमेंट शो करते हैं, चाहे वो मूव ना ही कर रहे हो। ऐसा यूजुअली गाइडेड मिसाइल्स को धोखा देने के लिए किया जाता है। तो अब आप फाइटर जेट्स को जो खतरे होते हैं और उनसे निपटने का जो तरीका होता है वो भी समझ चुके हैं, चाहे वो चाफ के जरिए हो या फिर फ्लेयर्स के जरिए हो। तो अब हमने जो बातें समझी उन्हें ही एक बार फिर से देख लेते हैं जो लिखी हुई हैं। कुल मिला के चैफ एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है जो मिलिट्रीज इस्तेमाल करती हैं अपने नेवल वेसल्स या एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए। चाफ मटेरियल झांसा दे देता है जो गाइडेड मिसाइल्स होती हैं उन्हें, और आसानी से फाइटर जेट को बचा लेता है। आप समझ ही चुके हैं। जो चैफ होता है उसे डिप्लॉय कर दिया जाता है जो भी फाइटर जेट्स होते हैं, जिससे वो मल्टीपल टारगेट रिफ्लेक्ट करता है या फिर मल्टीपल रेडियो फ्रिक्वेंसी दिखाने लगता है। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उनका जो रडार है, कि एक्चुअली में वो फाइटर जेट कहाँ पर है। इसे डेवलप किया है डीआरडीओ की जो डिफेंस लेबोरेटरी है जोधपुर की, उसने कोलैबोरेट किया है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ। चैफ और फ्लेयर्स में क्या अंतर होता है? दोनों ही डिफेंसिव काउंटर मेजर्स हैं एज वी अंडरस्टूड। यहाँ पर मेजर डिफरेंस है कि जो फ्लेयर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड सोर्स जनरेट करते हैं, जिससे वो जो हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि चैफ जो है वो रडार ट्रैकिंग वेपन्स में इस्तेमाल होता है। ये हमने समझ ही लिया था। चैफ स्मॉल एल्यूमिनियम या जिंक कोटेड फाइबर से बना होता है, ये भी हमारी बात हो गई, जो कार्ट्रिजेस में रखे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के बारे में है। डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसका 5th एडिशन लॉन्च किया है, इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का, DSIC का। ये इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईडेक्स DIO के अंडर हो रहा है। ये समझेंगे कि क्या है। इसे लॉन्च किया गया है आईडेक्स डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा मिलकर। उद्देश्य यह है कि हम स्टार्टअप MSME जो इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं उन्हें प्रमोट करें कि वो ऐसा प्रोटोटाइप या कुछ बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिसका इस्तेमाल हम नेशनल डिफेंस या सिक्योरिटी में कर सकते हो। बात करते हैं आईडेक्स के बारे में। ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका उद्देश्य इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना है। 2018 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। इसमें हम डिफेंस में काम करने वाले जो भी स्टार्टअप हैं, इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं, R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिया हैं, उनको प्रमोट करते हैं। इसे फंड किया जाता है DIO के द्वारा, यानी कि डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यह एग्जीक्यूटिव आर्म है DIO का। DIO नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, 2013 के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। इसके 2 को-फाउंडर्स हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। बेल हम बात करता है एक्सरसाइज कोनकन के बारे में, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूके के बीच में होती है। खास बात यह है कि इस बार ये कहाँ हो रही है, तो ये हो रही है इंग्लिश चैनल में।
अब इंग्लिश चैनल की लोकेशन हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफिकली हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट वो है। तो देखते हैं लोकेशन, ये है इंग्लिश चैनल। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो पूरा यूके का इलाका है, ये इधर नॉर्थ सी है, नीचे इंग्लिश चैनल है और यहाँ पर अटलांटिक ओशन है। तो ये पूरा रीजन बाकी यूरोप से दूर रहा करता था। इस कारणवश जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था 1700 या 1800, तब जो पूरे यूरोप में युद्ध हुआ करते थे आपस में, उनसे ये काफी हद तक इंसुलेटेड था, इनसे दूर था। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंग्लैंड पे हमला करना है तो आपको इंग्लिश चैनल क्रॉस करके आना पड़ेगा, तो एक तो आपको नेवी यूज करनी पड़ेगी। तो ये एक तरह से समुद्री इलाका इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, इनको एक तरह से आइसोलेशन में रखता था, जहां वो खुद को भी डेवलप कर पाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाया और इनकी नेवी भी स्ट्रांग बनी इस चक्कर में। और इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश चैनल कहां पर है। और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ डॉवर है जो जोड़ता है असल में इंग्लैंड और फ्रांस को। तो ये आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ डॉवर कहां पर है, नॉर्थ सी कहां पर है, इंग्लिश चैनल कहां पर है। तो ये बात होगी थोड़ी सी इसकी। तो यहाँ पे हो रही है इस बार एक्सरसाइज कोनकन 2021, जो कि किसके, इंडिया और यूके के बीच की एक नेवल एक्सरसाइज है, बायलैटरल है। ये करेगी क्या? ये करेगी इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाएगी। इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब होता है कि एक ही अलग अलग सिस्टम होते हुए आप एक ओवरऑल काम कर पाए किसी चीज के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीआई का एग्जाम्पल ले लें, तो चाहे आपके पास पेटीएम हो, चाहे आपके पास फोन पे हो, अलग अलग एप्स यूज कर रहे हैं, पर आप यूपीआई के अंतर्गत काम कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटर ऑपरेबिलिटी है। अलग अलग बैंक्स के अकाउंट है पर एक ही फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर काम कर पा रहे हैं। तो उसी तरह अगर इंडिया यूके के बीच में ये आसपास में नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती है, तो उन्हें पता होता है कि इंडिया का सिस्टम कैसे काम करता है। तो कभी जरूरत पड़े तो वो ऑपरेट करता है। इंडिया की जो मशीनें हैं, अक्सर जो इक्विपमेंट्स है वो रशिया बेस्ड है, यूके के या तो अमेरिका भी बेस्ड होता है या फिर यूके खुद बनाता है यूरोप के थ्रू। तो वो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के काम आता है। इसके अलावा इसकी खास बात यह कि इस बार आईएनएल टबर जो इंडिया की ओर से यूज किया गया नेवी की तरफ से, और यूके की तरफ से एचएमएस वेस्टमिंस्टर। तो आईएनएस टबर असल में कहाँ का बिल्ड है और क्यों है, ये थोड़ा जानेंगे। पहले ये देख लेते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं इंडिया और यूके के बीच में। एक तो हो गई कोनकन जो नेवल एक्सरसाइज है। जो एयर एक्सरसाइज है उसका नाम है इंद्रधनुष, काफी इजी है पहचानना, रेनबो से इंद्रधनुष। देन देयर इज अजय वारियर जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि 2013 से हो रही है। ठीक, तो ये हो गई 3 एक्सरसाइज। अब बात आती है आईएनएस तबर की। आईएनएस तबर असल में एक थर्ड तलवार क्लास फ्रिगेट है। फ्रिगेट मतलब जो पानी के जहाज होते हैं, जो एज अ वॉरशिप भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं। 2004 में इंडिया में आया था। ऑफकोर्स अगेन एक रशियन बिल्ड सेटअप है। रशिया में इसको क्रिवक क्लास कहते हैं और इंडिया में इसको कहते हैं तलवार क्लास फ्रिगेट्स। तो ये यूज किए गए थे, इंडिया यूएस का जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा और भी फ्रिगेट्स हैं, तरकश, तेग, त्रिकंड, तलवार या त्रिशूल। तो इनका इस्तेमाल किया गया इस जॉइंट एक्सरसाइज के लिए। तो आपको पता लगा इंटरऑपरेबिलिटी कैसे बढ़ेगी और किन के बीच के एक्सरसाइजेस है। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है क्रिवक क्लास फ्रिगेट्स की, जो कि 2 एडिशनल क्रिवक क्लास फ्रिगेट्स हमें मिल रहे हैं रशिया से। रशिया के साथ, रशिया में जो क्रिवक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, उनको इंडिया में किसी और नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है उसका क्या नाम है? वो है तलवार क्लास फ्रिगेट्स। तो इसको इंडिया में कहते हैं तलवार क्लास फ्रिगेट्स। तो जैसे बाकी फ्रिगेट्स के केस में था, इंडिया और रशिया जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो कुछ फ्रिगेट्स इंडिया में बनाए जाएंगे। कहां पर? तो गोवा में बनाए जा रहे हैं। राइट, और ये रशिया के साथ इंडिया की जो ट्रीटी है उसके तहत होता है। और इन फ्रिगेट्स का मुख्य काम होता है कि नेवल मिशंस में जो सबमरीन्स वगैरह लार्ज शिप्स हैं उनके खिलाफ काम आते हैं। इंडिया ऑलरेडी 6 क्रिवक क्लास फ्रिगेट्स को इस्तेमाल करता है। एक तलवार क्लास है जो पहले बता चुका हूं, और एक अपग्रेडेड तेग क्लास फ्रिगेट्स हैं। तो जो इंडिया ने साइन किया था 2016 में एग्रीमेंट, उसके तहत कि अब रशिया के बजाने के बजाय इंडिया में जो गोवा का शिपयार्ड है वहां भी ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अब अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो नाम में इसके स्टेल्थ है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसकी बहुत अच्छी होगी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब छुपचाप, बिना पकड़ में आई अपने काम को करके निकल ले किसी इलाके से। तो उसके लिए कैसे इसको काउंटर किया जाता है? रडार के थ्रू किया जाएगा। तो रडार का क्रॉस सेक्शन का कम है, इंफ्रारेड सिग्नेचर्स का कम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर कम है। तो इसको पकड़ पाना, इसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए स्टेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा अग्रणी एक फ्रिगेट है। इसलिए इंडिया ने इसको और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करी है। इसी का जो और अपग्रेडेड वर्जन है वो टेग, जो इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करता है, मतलब उसको अपग्रेड कर चुका है। इसके बाद जो इंडिया रशिया की डिफेंस रिलेशंस, उस पर भी एक नजर डालते हैं कि जो जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं, जैसे एक्सरसाइज इंद्र जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें तीनों सर्विसेज आती हैं। देन नेवी की अलग से एक जो एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का आईएनएस विक्रमादित्य है वो रशिया का है। इसके अलावा न्यूक्लियर अटैक जो सबमरीन है चक्र 2 वो भी रशिया की है। आर्मी की T-90 C-72 में बैटल टैंक्स, S-400 ट्रंक मिसाइल सिस्टम्स, एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट्स, वो सारे रशिया बिल्ट हैं। इसीलिए इंडिया में जो मोस्टली इक्विपमेंट्स हैं मिलिट्री के, वो मोस्टली रशिया डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स के बारे में। हाल ही में मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स को, इसका जो फर्स्ट बैच है उसे इंडियन आर्मी को सौंपा गया रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में नागपुर, महाराष्ट्र में। अब यह है क्या? देखिए, ये जो हैंड ग्रेनेड है उसे डिजाइन किया है डीआरडीओ और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने, और इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा, जो नागपुर में सिचुएटेड है। अभी जो मल्टी मोड
हैंड ग्रेनेड्स हैं, ये ग्रेनेड नंबर 36 को रिप्लेस करेंगे, जिनका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 1 में किया गया एंड सरप्राइजिंगली इसका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। बहुत विंटेज डिजाइन है, बहुत पुराना डिजाइन है और अभी भी सर्विस में है, अनसेफ है, कई बार कम इफेक्टिव भी साबित होता है और कई सारे सोल्जर्स इसके इस्तेमाल के कई बार ये इनइफेक्टिव होता है तो वो खुद भी घायल हो जाते हैं। लेकिन हमने जो नया मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड तैयार किया है, इसके मल्टीपल एडवांटेज होंगे सोल्जर्स के लिए। सेफ्टी इसकी बढ़िया है, ये बढ़िया तरीके से अटैक कर सकता है। इसकी सबसे खास बात है इसका डुअल मोड। दो तरीके से इन हैंड ग्रेनेड्स को बनाया गया है। एक मोड है ऑफेंसिव मोड। ऑफेंसिव मोड में इस ग्रेनेड का इस्तेमाल कोई सोल्जर तब करता है जब उसे अटैक लो इंटेंसिटी का करना है, लाइक वो भी ग्राउंड पे खड़ा है और जिसके ऊपर अटैक करना है वो भी ग्राउंड पे खड़ा है। वो चाहता है कि ग्रेनेड वो उसके ऊपर फेंके लेकिन एक्सप्लोजन इतना बड़ा ना हो कि वो खुद भी प्रभावित हो जाए। तो वो ये ग्रेनेड अगर फेंकता है, जो ऑफेंसिव मोड वाले हैं, तो ये केवल 5 मीटर तक अफेक्ट करेंगे, तो वो खुद सेफ रहेगा। और दूसरा है डिफेंसिव मोड। अगर सोल्जर सेफ्टी में है, शेल्टर में है, तो वो ओपन एरिया में एक्सटेंसिवली एनिमी पे या दुश्मन पे अटैक करना चाहता है तो फेंक सकता है। ये 8 से 10 मीटर तक अटैक करेगा, क्योंकि वो शेल्टर में है तो उसे नुकसान नहीं होगा। जो ग्रेनेड है उसकी मिनिमम सेल्फ लाइफ 15 साल बताई जा रही है। जो पुराना वाला था वो केवल 7 सालों तक सेफ रहता था, तो इससे भी दिक्कत होती थी। देखिए, जो नया ग्रेनेड बनाया गया है इसे नाम दिया गया है शिवालिक। ये जो पुराना M36 है उसको रिप्लेस कर देगा। बढ़िया है, प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है तो हल्का है, आसानी से यूज किया जा सकता है और ये -20 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में वर्क कर सकता है। न्यूज़ है काजिंद 21 विच इज़ 5वां एडिशन है। कजाकिस्तान और इंडिया की जो जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी काजिंद, उसका ये इस बार कंडक्ट किया गया कजाकिस्तान में और जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोनों कंट्रीज़ की आर्मीज़ का। तो अगेन एक आर्मी जॉइंट एक्सरसाइज है जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग और काउंटर इंसर्जेंसी टेररिज्म के खिलाफ प्रैक्टिस की जाएगी। कजाकिस्तान की खास बात है, कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी जो राजधानी है अस्थाना, जिसको अब नूर सुल्तान कहते हैं, याद रखिए पहले इसका नाम अस्थाना था, अब नूर सुल्तान हो चुका है। अस्थाना प्रोसेस नाम से एक चीज़ चली थी, कुछ दिनों पहले न्यूज़ में रही थी, जो कि सीरिया में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर रशिया ने ये प्रोसेस चलाया था, अस्थाना प्रोसेस। तो जिसमें रशिया, ईरान और टर्की मिल के बात कर रहे थे सीरिया क्राइसिस को कैसे सुलझाएं उसके ऊपर। तो याद रखिए अस्थाना प्रोसेस कहाँ था, कजाकिस्तान में ही था। अब अस्थाना का नाम बदल के क्या हो गया है, नूर सुल्तान। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है और कजाकिस्तान के अंदर ही आता है लेक बल्काश और अरल सी, राइट। और ऑब्वियसली कैस्पियन सी से इसकी बाउंड्री लगती है। थोड़ी बहुत जानकारी के लिए आपके लिए कजाकिस्तान की बात हो गई। आर्टिकल है वो ICGS विग्रह के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसका इस्तेमाल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा पेट्रोलिंग करने के लिए किया जाएगा। इसे अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंप दिया गया। ये एक इंडिजीनियसली बिल्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, दैट्स क्लियर। इसे बनाया है L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने। यह शिप बेस्ड होगा विशाखापट्टनम में और इंडिया के ईस्टर्न सी बोर्ड में यह ऑपरेट करेगा। फीचर्स समझ लेते हैं। इस पेट्रोल वेसल के पास होंगे एडवांस्ड रडार्स, सेंसर्स और मशीनरी, कुछ इस प्रकार की जो कैपेबल है ट्रॉपिकल सी कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए, स्पेसिफिकली वो रीजन जो इंडिया के डोमेन में आता है। ये जो शिप है ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर को कैरी करने में कैपेबल होगा। इसके अलावा ये 4 हाई स्पीड बोट्स को भी कैरी कर सकता है जिसका इस्तेमाल हम वेरियस ऑपरेशंस के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट और मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए कर सकते हैं। क्लाइमेट सेंसिटिव वेसल है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये कैपेबल होगा पोल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट को भी कैरी करने को लेकर। लाइक कई बार ऑयल स्पिल हो जाती है, उसे सही करने की या उसे क्योर करने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी इंडियन कोस्ट गार्ड के पास ही होती है। तो उनके पास जो भी पेट्रोल वेसल्स हैं उनकी कैपेबिलिटी ऐसी हो कि वो पोल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट ले जा सके, ये ज़रूरी होता है। ये जो पेट्रोल वेसल है ये 98 मीटर लंबा है, 15 मीटर वॉइड है और 3.6 मीटर इसका ड्राट है। इसका मतलब ये है कि देखिए, एक तो जो वेसल्स होते हैं उनका सरफेस होता है, ठीक है, और दूसरा उनका एक हिस्सा पानी के नीचे होता है। तो ये जो पूरा एरिया होता है इसे ही ड्राट कहा जाता है। 5000 नॉटिकल माइल्स की इसकी रेंज है और ये 26 नॉट की स्पीड से चल सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो ये आर्म फोर्स एक प्रकार की है जो सर्च एंड रेस्क्यू के लिए काम करती है, मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है।
हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। 1978 में बनाया गया था, 1978 के कोस्ट गार्ड एक्ट के माध्यम से। इसका आइडिया 1971 के वॉर के दौरान आया कि हमारे पास कोस्ट गार्ड हो तो बढ़िया तरीके से जो पूरा नेवल वाला एरिया है उसमें मदद कर सकते हैं। रुस्तम जी कमेटी ने इसके बारे में रिकमेंडेशन भी दी थी। ये इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है, कॉन्टिग्यूअस जोन है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इन सभी एरिना में वर्क करती है। मरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी इनके पास ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑयल स्पिल वगैरह हो गया तो उसके लिए भी यही काम करते हैं कि उसे सही कर दिया जाए। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में है, काफ़ी फेमस एक्सरसाइज है ये। अभी हाल ही में क्वाड की नेवीज यानी कि क्वाड्रिलैटरल फ्रेमवर्क, इसमें आते हैं टोटल 4 देश, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन्होंने पार्टिसिपेट किया 25th एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज में। ये कहाँ स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ पैसिफिक ओशियन में, जो गुआम है उसके कोस्ट पे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, लोकेशन देखिए आप गुआम की। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पापुआ न्यू गिनी, ये पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पर है गुआम। ये ओवरसीज टेरिटरी है यूएसए की, लेकिन अगर आप एरिया वाइज देखेंगे फाइंड कि ये चाइना के ज़्यादा नज़दीक है कंपैरेटिवली यूएस के, एंड दैट्स वाई ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो देखिए जो मालाबार एक्सरसाइज है ये मल्टीलैटरल वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज है। 1992 में इसे स्टार्ट किया गया था एक बायलैटरल एक्सरसाइज के रूप में, जो इंडिया और यूएस की नेवीज आपस में कंडक्ट कर रही थी। 2002 के बाद इस एक्सरसाइज को एनुअल बना दिया गया, मतलब ये हर साल होने लगी। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम 2007 में इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और 2014 से इंडिया, यूएस और जापान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर साल। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया इस एक्सरसाइज को। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें चाइना को कंटेन करना है, जो मैरीटाइम हेजमनी क्रिएट कर रहा है पूरे रीजन में, उसे काउंटर करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम पूरे दशक में मालाबार 2020 में हमने देखा कि 4 जो क्वाड के मेंबर्स थे वो एक साथ आए। इसके पहले हालांकि 2007 में वो आए थे। इसका उद्देश्य ये है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन को इंक्लूसिव, ओपन और फ्री बनाएं, एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को सपोर्ट करें जहां पर सब कुछ नियम कानून के हिसाब से होता है, ना कि कोई एक कंट्री अपने मनमाने तरीके से काम करती हो। मालाबार 2021 ये पहली ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज रही क्वाड के फ्रेमवर्क के भीतर, जो वेस्टर्न पैसिफिक में कंडक्ट की गई। इसका उद्देश्य ये था कि हम चाइना को फ्राइटन करें या कंटेन करें। इस एक्सरसाइज को होस्ट किया गया है यूएसए के द्वारा। अगर आप क्वाड ग्रुपिंग के बारे में जानना चाहते हो तो इसमें 4 देश आते हैं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। 2 आर जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। इनके कुछ न कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं ऑब्वियसली, तभी एक साथ हैं। चारों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। सभी को ट्रेड एंड सिक्योरिटी मैरीटाइम लेवल पे बिल्कुल बढ़िया चाहिए। चाइना सभी के लिए एक थ्रेट है, तो एक कॉमन ग्राउंड बनता है एक साथ आने का। इसके बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम बात की थी जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने 2007 में। हालांकि उस समय ये आइडिया बहुत ग्राउंड पे नहीं आ पाया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत नर्वस था, वो नहीं चाहता था कि वो चाइना का सीधा सीधा विरोध करे। लेकिन बाद में उसे समझ में आ गया कि चाइना के साथ दोस्ती रख के भी कुछ नहीं होना। इस ग्रुपिंग की सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी देता है जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, ये चारों देश फॉर एग्जाम्पल, कि आपस में जो म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले इश्यूज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें कोलैबोरेट करें, एक विजन को शेयर करें, ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक को इंश्योर किया जाए। गुआम की बात करें तो यूएस की आइलैंड टेरिटरी है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है। लोकेशन यहां पर हमने पहले भी देखी हुई है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये यूएस की तुलना में चाइना के ज्यादा नजदीक है, एंड दैट्स व्हाई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला आर्टिकल है प्रोजेक्ट 75 इंडिया P75I के बारे में। इसमें इंडिया ने एक सबमरीन का टेंडर निकाला है, जिसमें ये 6 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने वाले हैं। कन्वेंशनल मतलब उसमें जो भी कंटेम्प्रेरी इक्विपमेंट्स हैं, जो आज इक्विपमेंट्स लगते हैं सबमरीन में, वो होने वाले। वेपन्स होंगे, सेंसर्स होंगे, और इसके साथ में फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लांट होगा। अब AIP के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसमें क्या किया जाता है, इंजन जो होंगे, पहले तो सबमरीन को सी सरफेस के ऊपर लाया जाएगा, यहाँ से उसकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाएगा और इंजन को चलाया जाएगा। इंजन को चलाने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको फ्यूल सेल के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा, और स्टोर करने के बाद ये जो सबमरीन है ये अंदर चली जाएगी पानी के। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लांट से क्या होता है, ज़्यादा दिन तक ये जो सबमरीन है पानी के अंदर रह सकती है। बार बार इसको ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि इंजन अगर चलाना है आपको, गाड़ी में आपको मालूम है कि अगर ऑक्सीजन इंटेक नहीं होगा तो फ्यूल बर्न नहीं होगा, और फ्यूल बर्न नहीं होगा तो आपकी जो गाड़ी है वो नहीं चलेगी। उस केस में जब फ्यूल सेल के
फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जाता है तो लंबे समय तक पानी के अंदर सबमरीन रह पाएगी। इससे बात आती है कि जो इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की ये सबमरीन हैं, ये कौन कौन सी कंट्रीज के पास है। तो चाइना, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, रशिया, इन सारी कंट्रीज के पास AIP सिस्टम की ये सबमरीन्स अभी हैं। बात करी जाए P-71I सबमरीन प्रोजेक्ट की तो लगभग $5.5 बिलियन का खर्चा इसमें आने वाला है और ये पहला एक्विजिशन है इंडिया का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप प्रोक्योरमेंट मॉडल के अंतर्गत। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।